जे ज्ञात अज्ञात मान्यवर आज आपल्यामध्ये हयात नाही आहेत यांच्यासाठी आपण एक 2 मिनिटाची आदरांजली वाहण्यासाठी आपण या ठिकाणी उभा राहावं, मी अशी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर्वांचे. यानंतर आपण या प्रमुख कार्यक्रमाकडे वळूयात. आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय बापूसाहेब भुजबळ यांना विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद यांच्या वतीनं दरवर्षी आपण या ठिकाणी थोर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पुण्यस्मरणानिमित्त आपण या ठिकाणी कार्यक्रम करत असतो. यावर्षी 131वी पुण्यस्मरण या सोहळा साजरा करत असताना खऱ्या अर्थानं आपल्याला आनंदाचा क्षण आहे. या कार्यक्रमाला आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून जे लाभलेले आहेत ते आपले ओबीसीचे नेते आहेत आणि छत्तीसगडचे सीएम की ज्यांनी ओबीसीसाठी संपूर्ण आपलं कामकाज सुरू केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी जनगणना करून त्यांना लाभार्थ कसा मिळेल हे पाहिलं आहे. ते भूपेलजी बघेलजी साहेब, त्याचप्रमाणे आपल्या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आदरणीय आपल्या सर्वांचं आशास्थान श्रद्धास्थान आदरणीय भुजबळ साहेब, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर, हनी नरके साहेब, सुनीलजी सरदार, रत्नाकर पाल, शिवरकर साहेब, आमच्या नानीताई, जयदत्त क्षीरसागर, दीप्तीताई चौधरी, सिद्धार्थ कुशवाहा, सर्वच मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमच्या महिलांच्या अध्यक्षा मंजिरीताई गाडगे आणि अतिशय महाराष्ट्रातून दूर आलेले आमचे सर्व समता सैनिक. सर, ये जो समता पुरस्कार हम दे रहे हैं, आज कम से कम 25-26वां ये समता पुरस्कार चल रहा है और पूरे महाराष्ट्र में हम ये जानकारी करते हैं कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शैक्षणिक में हो, सामाजिक में हो या लेखन क्षेत्र में हो, जो कोई अच्छे काम करते हैं उनको ये कमेटी भुजबल साहब के नेतृत्व में उसको सम्मान समता पुरस्कार प्रदान करती है. आज बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे ओबीसी के नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति को आदरणीय भुजबल साहब ने आपको चुना है, इसलिए हम बड़े आज खुश हैं. ये हम आपको संबोधित करते हैं. और आदरणीय भुजबल साहब का भी कारोबार बहुत अच्छा है. हम ही सब उनके समता सैनिक हैं. पूरे देश में सर ये समता का नारा गूंज रहा है. कम से कम 12-13 राज्य में हमारा ये फैलाव है. आज घर घर में हमारा समता का फैलाव है. महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति का जो वैचारिक वारसा है वो हम लेते हैं. आज गेल्या 30 वर्षामध्ये या समता सैनिक आणि समता परिषदेने संपूर्ण महाराष्ट्रासह दिल्लीमध्ये आपण संपूर्ण हा कारभार चालू केलेला आहे आणि याचा आम्हाला पूर्णपणे आनंद आहे. आज या कार्यक्रमासाठी आपल्याला भूपेलजी बघेल जसे ओबीसीचे नेते या ठिकाणी उपलब्ध झाले आणि निश्चितपणे त्यांच्या सहकार्यानं आपण सुद्धा ज्या काही योजना आहेत त्या आदरणीय भुजबळ साहेबांच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये लागू करूया अशी मी विनंती करतो. पुनश्च एकदा आलेल्या सर्व बांधवांचं भगिनींचं मी मनापासून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीनं स्वागत करतो आणि आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय ज्योती, जय क्रांती. धन्यवाद साहेब. यानंतर आलेल्या सर्व मान्यवरांचा सन्मान करणं, त्यांचं स्वागत करणं हे आपलं कर्तव्य समजतो. आजच्या आपल्या या समता पुरस्काराचे पुरस्कार्थी छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय भूपेशजी बघेल साहेब यांचं स्वागत करण्यासाठी मी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय भुजबळ साहेबांना मी विनंती करतो की आपण भूपेशजी बघेल साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करावं.
जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. यानंतर आदरणीय भुजबळ साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मी माननीय प्रीतेशजी गवळी यांना विनंती करतो की आपण आदरणीय साहेबांचं या ठिकाणी बुके देऊन स्वागत करावं. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सन्माननीय सौ रुपालीताई चाकणकर यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत होतंय. मी समता परिषदेच्या प्रदेश अध्यक्षा माननीय सौ मंजिरीताई धाडगे यांना विनंती करतो की आपण आदरणीय रुपालीताईंचं या ठिकाणी स्वागत करावं. यानंतर ज्येष्ठ विचारवंत आदरणीय हरी नरके सर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी पंढरीनाथ बनकर यांना विनंती करतो की आदरणीय सरांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करायचंय. त्याचबरोबर मध्य प्रदेश सतना या मतदारसंघाचे माननीय आमदार सिद्धार्थजी कुशवाहा सर या ठिकाणी या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिलेले आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्यासाठी मी प्रीतेशजी गवळी यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी माननीय आमदार सिद्धार्थजी कुशवाहा सर यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करावं. त्याचबरोबर समता परिषदेचे माजी राज्यमंत्री बाळासाहेबजी शिवरकर यांचं सुद्धा या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करण्यासाठी मी अनिलजी लडकत यांना विनंती करतो की आपण माजी राज्यमंत्री बाळासाहेबजी शिवरकर यांचं या ठिकाणी बुके देऊन या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. त्याचबरोबर माजी आमदार कमल नानी डोले पाटील यांचं स्वागत करण्यासाठी मी माननीय सौ वैष्णवीताई सातव यांना विनंती करतो की आपण नानींचं या ठिकाणी स्वागत करावं. त्याचबरोबर माजी आमदार दीप्तीताई चौधरी यांचं सुद्धा स्वागत करण्यासाठी मी मंजिरीताई धाडगे यांना विनंती करतो की आपण दीप्तीताईंचं या ठिकाणी स्वागत करावं. त्याचबरोबर समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष माननीय बापूसाहेब भुजबळ यांचं स्वागत करण्यासाठी मी प्रीतेशजी गवळी यांना विनंती करतो. त्याचबरोबर आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांसोबत आलेले सुनीलजी सरदार सर यांचं या ठिकाणी मी पंढरीनाथ बनकर यांना विनंती करतो आपण सुनीलजी सरदार यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ओबीसी सेलचे प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरजी बाळबुद्धे सर यांचं सुद्धा स्वागत होतंय. मी पंढरीनाथ बनकर यांना विनंती करतो की आपण बाळबुद्धे सरांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. त्याचबरोबर माजी आमदार जयदेवजी गायकवाड सर यांचं आगमन त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी या ठिकाणी अवी चौरे यांना विनंती करतो की आपण जयदेवजी गायकवाड यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. त्याचबरोबर या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित असलेले रत्नाकरजी लाल यांचं स्वागत करण्यासाठी शिवरामजी जांभूळकर यांना विनंती करतो की आपण रत्नाकरजी लाल यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. त्याचबरोबर महाज्योतीचे महासंचालक माननीय प्राध्यापक दिवाकरजी गमे सर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी सागर दरोडे यांना विनंती करतो की आपण दिवाकरजी गमे सर यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. त्याचबरोबर विचारमंचावरती उपस्थित असलेले मोहनजी जोशी यांचं सुद्धा स्वागत करण्यासाठी मी संयोजन समितीला या ठिकाणी विनंती करतो. या ठिकाणी नगरसेविका मनीषाताई लडकत यांचं स्वागत करण्यासाठी मी वैष्णवीताई सातव यांना विनंती करतो. सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी पुनर्ष एकदा मी शब्दसुमनानं मनपूर्वक सहर्ष असं स्वागत करतो. यानंतर आपण लगेचच या मुख्य कार्यक्रमाच्या दिशेनं वळत आहोत. या कार्यक्रमासाठी मी मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विनंती करतो महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा माननीय सौ रुपालीताई चाकणकर यांना मी विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपलं मत व्यक्त करावं. नमस्कार. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद आयोजित 131वी महात्मा फुले पुण्यतिथी व समता दिन महात्मा फुले समता पुरस्कार वितरण सोहळा 2021 या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आजचे पुरस्कारार्थी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेशजी बघेल साहेब, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आणि आपल्या सर्वांचा स्वाभिमान अभिमान आदरणीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ साहेब, व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आदरणीय बाळासाहेबजी शिवरकर, आदरणीय कमल नानी ढोले पाटील,
आदरणीय हरिजी नरके, वैशालीताई बनकर, मनीषाताई लडकत, राजेंद्रजी गिरमे, विजयलक्ष्मी हरिहर, आरतीताई कोंढरे, बापूसाहेबजी भुजबळ, मंजिरीताई दाडगे, प्रितेशजी गवळी, पंढरीनाथ बनकर, वैष्णवीताई सातव व व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय सदस्य, उपस्थित सर्व माझ्या बांधव आणि भगिनींनो, थोर समाजसेवक, सत्यशोधक, स्त्री शिक्षणाचे जनक, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुण्यतिथी निमित्त आपल्या सर्वांच्या वतीनं व सन्माननीय व्यासपीठाच्या वतीनं मी विनम्र अभिवादन करते. राजमाता जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या विचारांना विनम्र अभिवादन करते. आदरणीय साहेब, उपस्थित सर्वांच्या वतीनं व महाराष्ट्रातल्या सावित्रीच्या लेकीच्या वतीनं मी आपले मनापासून आभार व्यक्त करते, आपल्याला धन्यवाद देते. ज्यांनी आमच्यासाठी स्त्री शिक्षणाची दारं खुली केली, आजच्या या व्यासपीठावरती उपस्थित राहण्यासाठीचा जो आत्मविश्वास दिला, खऱ्या अर्थानं आमच्यातल्या कर्तृत्वाला नेतृत्व करण्याची संधी दिली, ती आमची सावित्रीमाई. आणि यांचा जन्मदिवस आपण महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा जो राज्य सरकारचा अध्यादेश काढला, त्याबद्दल सर्व उपस्थितांच्या वतीनं मी आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. साहेब, आपण आपल्या भाषणामध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करतालच, आम्हाला मार्गदर्शन करतालच, पण एक सावित्रीची लेक म्हणून महाराष्ट्रभर जेव्हा जेव्हा फिरते, राजकारणामध्ये जसे चढउतार असतात तसे आयुष्यामध्ये देखील चढउतार असतात. अनेक संघर्ष येतात, अनेक वादळ येतात, पण साहेब, कोणताही संघर्ष आणि वादळ आलं की क्षणभर जर डगमायला झालं तर क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुलेंचा चेहरा डोळ्यासमोर येतो आणि पुन्हा एकदा लढण्याची प्रेरणा मिळते. 150 वर्षापूर्वी ज्या माझ्या माऊलींनी संघर्ष सहन करून समाजातल्या जातीभेदींना तोडत, अनिष्ट रूढी परंपरांच्या विरोधात जात, खऱ्या अर्थानं चौकटीच्या बाहेर जाऊन आपला विचार मांडला आणि आम्हा महिलांना जगण्यासाठीचं खऱ्या अर्थानं एक आत्मविश्वास दिला, तोही विचार आज आत्मसात करत असताना क्षणभर मनामध्ये विचार येतो, 150 वर्षापूर्वी जर या माऊलीला इतका संघर्ष करावा लागला असेल, इतक्या अडचणींना तोंड द्यावं लागलं असेल, तर आत्ताच्या या युगामध्ये आपण की झाड की पत्ती, पुन्हा एकदा संघर्षाला उभं राहण्याची ताकद या विचारातून निश्चितपणाने मिळत राहते. या पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये वावरत असताना साहेब, आम्ही कधीच पुरुषांच्या विरोधात नाही. आम्हा महिलांना 50% आरक्षण दिलं, 50% निर्णय प्रक्रियेमध्ये आम्हाला सहभागी करून घेतलं. आम्ही आपले मनापासून ऋणी आहोत. आम्ही कायम सांगत आलो, इथपर्यंतच्या प्रवासामध्ये केवळ महिला म्हणून आम्ही इथपर्यंत नाहीत, तर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलं, घटनेचा अधिकार दिला म्हणून आम्ही इथपर्यंत आलो. क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुलांनी सावित्रीमाईंना शिकवलं, आम्हाला शिक्षण दिलं म्हणून आम्ही इथपर्यंत आलो. आणि याच विचारांचा वसा घेऊन चालणारे आदरणीय लोकनेते शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी आम्हाला आरक्षण दिलं म्हणून आम्ही इथपर्यंत आलो. म्हणजे माझ्या प्रत्येक महिला भगिनींच्या पाठीमागे एक कोणी ना कोणी पुरुष उभा होता म्हणून आम्ही इथपर्यंत प्रवास करू शकलो. साहेब, या तीनही व्यक्तिमत्वांच्या विचारांचा वसा आणि वारसा घेऊन आपण खऱ्या अर्थानं वाटचाल करत आहात. आम्ही आपले कायमच ऋणी आहोत. कोणतीही घटना घडली, कोणताही विचार समाजात पोचवायचा असेल तर हा समाज आपल्याकडे फार आशेने पाहतो. आपला जो विचार आहे तो आदेश आमच्यापर्यंत कधी येईल म्हणून समाज तुमच्याकडे पाहतो. पण मला आजपर्यंत सांगायचंय, आजपर्यंत आपण साहेब काय विचार करतील, साहेब काय आदेश देतील, साहेब काय सूचना करतील आणि म्हणून त्या पद्धतीने काम समाजामध्ये करत राहिलो. पण मला साहेब या सगळ्यांच्या वतीनं सांगायचंय की आता साहेब किती दिवस करणार. साहेबांचा विचार आणि साहेबांनी, साहेब तुम्ही काम करा, आम्ही तुमच्या सोबत आहे, साहेब आप लढो हम आपके साथ आहे, असं कायम आम्ही म्हणत आलोय. पण मला असं म्हणायचंय, साहेब तुम्ही आतापर्यंत आमच्यासाठी करत आला, आता आम्ही तुमच्यासाठी आणि समाजासाठी लढत राहू. निश्चितपणाने हा विचार या ठिकाणी मांडता आला पाहिजे. या आत्ताच्या काळामध्ये सुद्धा साहेब 150 वर्षापूर्वी सावित्रीमाईंनी त्यांच्या पत्रामध्ये क्रांतीसूर्य ज्योतिबांना एक पत्र लिहिलं, त्याच्यामध्ये विदूषक म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला
असे विदूषक साहेब या 150 वर्षानंतर सुद्धा आपण आपल्या आजूबाजूला पाहतोय आणि आम्ही जवळून तुमचा संघर्ष पाहिलाय. कदाचित असे विदूषक मोठ्या प्रमाणात होते म्हणून न केलेल्या गोष्टीची खऱ्या अर्थानं सजा देखील तुम्हाला भोगावी लागली. कधी न भरून येणारी हानी आणि त्याचबरोबर कुटुंबांना झालेला त्रास आम्ही सगळ्यांनी डोळ्यासमोर पाहिलेला आहे. शेवटी सत्य सगळ्यांसमोर आलं काय आहे ते. साहेब, तुम्हाला ज्यावेळेस निर्दोष म्हणून जाहीर केलं, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसाला आनंद झाला. पण यामध्ये इतक्या दिवसांच्या कालावधीमध्ये कुटुंबाला झालेली सजा, आपल्याला भोगावी लागलेली शिक्षा आणि या सगळ्यामधून गेलेल्या मानसिक ताण हे कोणत्याही किमतीत भरून निघणार नाही. पण अशा विदूषक आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात वावरत असताना या विदूषकांना उत्तर देण्याची दमक खऱ्या अर्थानं समाज म्हणून वावरत असताना आपल्या सगळ्यांमध्ये असायला पाहिजे आणि त्यासाठी आपण पुढे येणं गरजेचं आहे. सावित्रीमाईंनी त्यांच्या एका पत्रामध्ये लिहिलं होतं, पुण्यात आपल्याविषयी दृष्टवा माजविणारे विदूषक पुष्कळ आहेत, तसेच येथेही आहेत. त्यांना भिवून आपण हाती घेतलेले कार्य सोडून का द्यावे? सदा सर्वदा कामात गुंतावे. 150 वर्षानंतर देखील तोच विचार आणि तेच वाक्य आजच्या युगातलं आहे की काय असं वाटतं. म्हणून मला या सगळ्या सावित्रीच्या लेकींना आवर्जून सांगायचं, वादळ येतात आणि जातात, पण या प्रत्येक वादळामध्ये घट्ट मातीत पाय उभं राहून किती ताकदीने त्याचा सामना करतो हे फार महत्त्वाचं असतं. सावित्रीची लेक म्हणून या विचारांचा वसा आणि वारसा घेऊन आपण जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये फिरतो तेव्हा महाराष्ट्र तुमच्याकडे फार मोठ्या आशेने पाहत असतो. समतेचा विचार हा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक बांधव हा मला निश्चितपणाने वाटतं की या भूमीमध्ये आल्यानंतर, या ऊर्जा स्रोत भूमीमध्ये आल्यानंतर इथे नतमस्तक होत असताना हा विचार घेऊन जाईल ही या निमित्तानं खात्री वाटते. आदरणीय साहेब, आयुष्यामध्ये अनेक प्रसंग येतात. ज्या पद्धतीने आम्ही काय म्हणत येतो, सावित्रीच्या लेकी घरोघरी, ज्योतिबाचा शोध जारी. पण बऱ्याच ठिकाणी फिरताना आता जाणीव होतोय की घरोघरी आता आम्हाला ज्योतिबा सुद्धा सापडतात आणि सावित्रीच्या लेकींना पाठिंबा देतात. म्हणून माझ्यासारखी एक सर्वसामान्य कार्यकर्ती या व्यासपीठापर्यंत विराजमान होते. आजच्या या क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या पुण्यतिथीनिमित्त हा समतेचा विचार समाजापर्यंत घेऊन जात असताना वज्रमूठ एक असणं फार गरजेचं आहे. साहेब, वेळोवेळी आपण समाजातल्या प्रत्येक प्रश्नासाठी पुढे येऊन समाजाला बरोबर घेऊन काम करत राहिलात. आम्हाला निश्चितपणाने अभिमान आहे. पण आम्ही देखील पुढे कमी पडू नये याची बांधवांनी काळजी घ्यावी असं मला मनापासून वाटतं. कोणतीही गोष्ट सांगितल्यानंतर होणं अपेक्षित असतं, पण न सांगता करणं हे देखील आपलं कर्तव्य आहे. त्याच्यासाठी एकत्र येणं फार गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आजच्या या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सत्कार मूर्ती उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आपल्याला मनोगत ऐकायचं आहे. छत्तीसगड राज्यामध्ये समाजासाठी फार मोठं योगदान देणारे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, त्यांचा आज या ठिकाणी सन्मान होतोय. काही वेळेस पुरस्कार मोठा असतो ज्याच्यामुळे कार्यक्रम मोठा होतो, काही वेळेस पुरस्कार घेणारी व्यक्तीच मोठी असते की त्यांच्यामुळे कार्यक्रम मोठा होतो. म्हणून मला असं वाटतं या ठिकाणी पुरस्कार देणारे, पुरस्कार घेणारे हे दोन्ही मोठ्या उंचीचे आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितपणाने या कार्यक्रमाला एक अलौकिक शोभा आहे. या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करते आणि थांबते. जय ज्योती, जय क्रांती. धन्यवाद ताई. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय ईश्वरजी बाळबुद्धे सरांना विनंती करतो, आपण आपलं मत व्यक्त करावं. महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्री आई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. आज के इस समता पुरस्कार के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल साहब, हमारे सभी के लाडले नेता, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र के मंत्री आदरणीय भुजबल साहब,
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के कार्याध्यक्ष बापू साहेब भुजबल, रूपाली ताई ने सभी के करीबन नाम लिए, इसलिए इसमें समय नहीं गवाते हुए सम्माननीय व्यासपीठ, भाइयों और बहनों, सही मायने में आज का ये समता पुरस्कार आदरणीय भुजबल साहब के हस्ते दिया जा रहा है और जिनको दिया जा रहा है वो भी भुजबल साहब के साथ इस देश में हमारे ओबीसी वर्ग के लिए काम करने वाले हैं। मैं बघेल साहब नजीक से देखता हूं, आपका मैं पड़ोसी हूं, मैं विदर्भ से हूं, नागपुर से हूं। हम जिस समाज संगठन में काम करते हैं, आपके गृह मंत्री हमारे साथ काम करते हैं, ताम्रध्वज साहू साहब, और हमने भी छत्तीसगढ़ में अनेक रैलियां देखे। लेकिन जिस विचारधारा महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की थी, साहू महाराज की थी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की थी, मैं ये मानता हूं इस देश में या हमारे महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, फुले शाहू आंबेडकर के बाद हमारे सब मागासवर्गीय समाज को किसी ने काम किया होगा, किसी ने योगदान दिया होगा तो आदरणीय शरद पवार साहब और उसके बाद छगन भुजबल साहब, ये दो नेताओं ने हमारे को संवारा। इन्होंने कभी जात पात देखा नहीं। हम छोटे किसान के बच्चे, हम विदर्भ से आते, गांव खेड़े में रहने वाले, लेकिन हमारा भी इतना मान सम्मान भुजबल साहब ने बनाया। आज मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल का प्रदेश अध्यक्ष हूं, इस बात का मुझे फक्र है, अभिमान है, और उसका कारण होगा कोई तर छगन भुजबल साहब, जिनको छोटे छोटे तबके के लोगों को उठाया, उनको फिर स्कॉलरशिप देने का काम किया। इस महाराष्ट्र में मंडल आयोग की सिफारिश करने के लिए जो रैली भुजबल साहब ने जालना में लिया था और पवार साहब ने उस समय में उसको मान्यता दिया था कि मंडल आयोग भी लागू करेंगे और जल्द से जल्द हमारे ओबीसी विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे, सभी योजना देने का काम करेंगे। महीने भर बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहब ने एक काम किया और मंडल आयोग लागू करने वाला पहला प्रदेश, कोई पहला राज्य होगा तो महाराष्ट्र राज्य, वो भी शरद पवार साहब ने पहली बार महाराष्ट्र में मंडल आयोग की अमलबजावनी किया। उसमें हमारे को स्कॉलरशिप नहीं थी। भुजबल साहब का कहना था कि अगर हमारे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी तो हमारे मागासवर्गीय बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इनको नौकरियां कैसी मिलेंगी, इनको आरक्षण कैसा मिलेगा, इसलिए हमारे बच्चों को पहले स्कॉलरशिप देना चाहिए। वो काम शरद पवार साहब ने हमको स्कॉलरशिप देने का किया है। साहब ने महाराष्ट्र में नहीं तो इस देश में बड़े बड़ी रैलियां किया। हमारे नागपुर में हुई, दिल्ली में हुई, पटना, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये बड़ी बड़ी रैलियां हुई। एक पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में भुजबल साहब का ऐसा नाम हुआ कि भुजबल साहब ये देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी के नेता बन गए। लेकिन हमारे मोदी साहब को यह मंजूर नहीं था। इनकी राह में कुछ तो भी रोड़े डालना या उनको कैसा रोका जा सकता है, इसलिए हमारे साहब को 2.5 साल जेल में रखा। ये काम किया होगा जो खुद को ओबीसी समझते हैं, उन्होंने हमारे नेता को ऐसी तकलीफें दी है, इसलिए इस महाराष्ट्र का ये मागासवर्गीय होगा, ओबीसी होगा, फुले शाहू आंबेडकर को मानने वाला होगा। आगे के दिनों में ये जातिवादी यहां दिखेंगे नहीं, ये महाराष्ट्र में दिखेंगे नहीं, ये मत का मैं हूं। मैं यहां सभी महाराष्ट्र से आए हुए प्रमुख पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, हमने भुजबल साहब जो जो काम करते हैं, जो जो आदेश देते हैं, वो आदेश के अनुसार हम राज्य भर काम करते हैं। जिस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी होंगी, ये राज्य सरकार होंगी, ये राजकीय आरक्षण होगा और कोई होगा जो विरोध में महाराष्ट्र के भूतपूर्व सीएम, जिन्होंने हमारे को, हमारे सरकार को, हमारे को नेताओं को बदनाम करने का काम किया और जिन्होंने हमारा आरक्षण, राजकीय आरक्षण खत्म किया, वो ये सरकार को दोषी ठहराने जा रहे थे। लेकिन बघेल साहब सभागृह में जिस दिन भुजबल साहब खड़े हो गए और उन्होंने जब पन्ने खोले, उनके अपने पत्ते खोले,
तो ये विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, उनको सभागृह का त्यागना पड़ा, सभागृह छोड़ के बाहर जाना पड़ा। वो भूमिका भुजबल साहब ने रखी। इसका मतलब हमारे मागास वर्गीयों को, हमारे ओबीसीयों को जहां के वहां रखने का काम कोई करता होगा तो भारतीय जनता पार्टी और ये जातिवादी लोग। इसलिए जो हमारे को ताकत शक्ति मिली, जो फुले शाहू आंबेडकरों ने हमारे को ताकत दी, हमारे खून में ताकत दी, वो ताकत हमको आगे लेकर चलना है। ये मत का मैं हूं। इसलिए मैं यहाँ जितने भी उपस्थित होंगे सभी को मैं विनती करता हूं कि हम ये रैली रहे, जो हमारे आगामी नियोजन रहे, उसमें पूरे ताकत से हम खरे उतरेंगे। या मेरे को इस बात का फक्र है, हमारे बीच में हरि नरके साहब बैठे हैं, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम के उनकी क्या नीति है ये हमको बताने का काम किया, और वो नीति के अनुसार इस महाराष्ट्र में भी जगह जगह पे रैली हुई और आगे भी होंगी, और आप पूरे साथ देंगे, यही आपसे अपेक्षा करता हूं और रुकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। तत्पूर्वी महाज्योतीचे संचालक दिवाकरजी गमे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांचं या ठिकाणी स्वागत होतं। यानंतर ज्येष्ठ विचारवंत आदरणीय हरी नरके सर यांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। महात्मा फुले वाड़ा तथा समता भूमि पर महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को नमन करने के लिए छत्तीसगढ़ से पधारे हुए महामहिम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, समता परिषद के राष्ट्रीय संस्थापक तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र के मंत्री, हमारे लाडले नेता मान्यवर छगन भुजबल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, खास करके महिला आयोग की अध्यक्षा माननीय रूपालीताई चाकणकर और मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आज बड़ी खुशी है कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के 131वें स्मृति दिन पर, उनके महापरिनिर्वाण दिन पर उन्हें अभिवादन करने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में अपनी कुछ राय रखने से पहले 3 महानुभावों को देश के इतिहास में जिनका सबसे ऊंचा स्थान था, ऐसे महात्माओं का फुले जी के बारे में क्या कहना था उसका जिक्र करना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी, जो देश के हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने कहा था पूना में, ज्योतिराव फुले पहले महात्मा थे, ज्योतिराव फुले ही सच्चे महात्मा थे। ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने पूना में 1932 में। हमारे देश के नेता, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, भारतीय लोकतंत्र में किसानों और मजदूरों की जैसे जैसे उन्नति होगी, वैसे वैसे इतिहास में महात्मा फुले का व्यक्तित्व अधिकाधिक उभर कर सामने आएगा। पंडित जी ने महात्मा फुले को अभिवादन किया था, नमन किया था, और हमारे संविधान के निर्माता, दलितों पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी हु वेर द शूद्राज, शूद्र कौन थे, ये किताब 1946 में जब महात्मा फुले जी को अर्पित की थी, वो लिखते हैं, जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागरूक किया, और जिन्होंने विदेशी शासन के मुक्ति से पहले सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा माना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मेरे गुरु, आधुनिक भारत के सबसे महान शूद्र महात्मा ज्योतिराव फुले की स्मृति ने मैं यह ग्रंथ अर्पित करता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी ने जिन्हें नमन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिन्हें नमन किया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्हें नमन किया था, मैं और क्या कह सकता हूं। साथियों, आज हमारा देश धर्मवाद और संप्रदायवाद की चुनौतियों से आगे बढ़ रहा है। 7 साल से हम देख रहे हैं कि देश में जातिवादी ताकतें, धर्मवादी ताकतें बढ़ रही है। अगर इसका सामना करना है, अगर इसका मुकाबला करना है, तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी और पंडित नेहरू जी के विचारों के ही द्वारा यह सामना हम कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। महात्मा फुले लिखते हैं,
सत्य सबका अधिघर है। धर्म को है सत्य का वर, है जगत में सत्य सब कुछ, सत्य ही केवल अमर। आसरा है सत्य सुख का, शेष तो तम दुख का, सत्य है सबसे प्रबलतम, सत्य है सबसे प्रबलतम। आगे फुले जी लिखते हैं, और ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है आज की स्थिति में, धर्म राज्य का भेद न मानो, प्रभु का सत्य बरतना जी, जिए सब जन सुखपूर्वक, ज्योति का यही कहना जी। सबका सृजनहार एक ही है, भय उसका मन रखना जी, रस लेना तुम न्याय भाव से, करना मौज न लड़ना जी। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले के विचार आज के तारीख में हमारे लिए मार्गदाता है, हमारे लिए ऊर्जादायी है, और इसके लिए मुझे लगता है कि महात्मा फुले समता परिषद के द्वारा भुजबल साहब 30 साल से जो काम कर रहे हैं उसके बारे में 2 शब्द मुझे कहना है। पहली बात, ये महात्मा फुले वाड़ा बघेल साहब यहाँ आने की तक जगह नहीं थी। हम पैदल आते थे कुछ छात्र के उम्र में, बाबा अढ़ाव जी के साथ गिने चुने लोग हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही भुजबल साहब 1992 में यहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा और ठान लिया और काम में लगे। 10 दिसंबर 1993 को महामहिम राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी को यहाँ उन्होंने न्योता दिया, उन्हें आमंत्रित किया, और ये जो देख रहे हैं हम, ये समता भूमि का निर्माण हुआ। यहाँ महात्मा फुले जी रहते थे, उनका घर, उसका फिर से निर्माण किया गया, उसी स्थिति में निर्माण किया गया, और खास करके सावित्रीबाई और महात्मा फुले की ये क्रांति भूमि फिर से हजारों लोगों की उपस्थिति में गूंजने लगी। संसद भवन में महात्मा फुले जी की प्रतिमा का अनावरण केवल और केवल समता परिषद और भुजबल साहब के कारण हो चुकी है, जबकि वहां पर सोनिया जी गांधी उपस्थित थी, शरद पवार जी उपस्थित थे, मनमोहन सिंह जी थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि संसद में जब ओबीसी जनगणना का मुद्दा हमारे सांसद समीर भुजबल जी ने उठाया था, 2010 की बात है, 5 मई की, तब भुजबल साहब ने 100 सांसदों से मिलकर, जिनमें कांग्रेस पार्टी के वीरप्पा मोइली जी से लेके काफी लोग थे, बातचीत की थी। ओबीसी जनगणना के बगैर ओबीसी का विकास नहीं हो सकता है, ओबीसी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? डेवलपमेंट इज नथिंग बट शिक्षा, आरोग्य, रोजगार और शेल्टर, होम, घर, बिजली, सड़क और पानी। इन सब चीजों के लिए भारत सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाता है, आज मोदी साहब अपने आप को ओबीसी कहलाते हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है कहने में कि आज की तारीख में भारत सरकार हर ओबीसी को इस विकास के लिए साल भर के लिए 18 रुपए देते हैं, 18 रुपए, जिसमें चाय तक नहीं आती है। दोस्तों, इस साल तो वो भी पैसे भगाए दिए गए, उनको ईडब्ल्यूएस में दिया गया, ओबीसी का हक मारा गया। ये साल बड़ा दुर्भाग्यवश साल है। ओबीसी का पंचायत राज में जो आरक्षण मिल रहा था, 73 और 74 संविधान में संशोधन जो हुआ था राजीव गांधी जी के द्वारा, नरसिंह राव के द्वारा, उसका अमल महाराष्ट्र में शरद पवार जी और छगन भुजबल जी ने किया था। आज पूरे भारत में पंचायत राज का आरक्षण चला गया है, क्योंकि जो आंकड़े ओबीसी जनगणना के द्वारा जमा किए गए थे मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, वो 7 साल से मोदी जी दबा कर बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो चुका है पूरे देश में। 11 लाख लोग आज घर बैठे हैं। मुझे लगता है कि एक तरफ ओबीसी के विकास का मुद्दा है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बघेल साहब अपने राज्य की तरफ से जनगणना का कार्यक्रम हाथ में लेकर ओबीसी के विकास का एक बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं और उसे सिद्ध कर रहे हैं। मुझे लगता है यही फुले जी का काम है, यही बाबा साहब अम्बेडकर का काम है, और इसीलिए उनको महात्मा फुले पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय समता परिषद के द्वारा लिया गया। मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा, आप लोग मुझे सुनते हैं,
लेकिन दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मुझे कहना है कि ये महात्मा ज्योतिराव फुले की किताबें 100 साल तक सिर्फ मराठी में थी। शरद पवार साहब ने ठान लिया, भुजबल साहब ने ये काम आगे बढ़ाया, इसलिए आज महात्मा फुले की सभी किताबें हमने हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, तमिल सभी भारतीय भाषाओं में पहुंचाई हैं। और आज भुजबल साहब मुझे बड़ी खुशी है, बघेल साहब मुझे बड़ी खुशी है कि सावित्रीबाई की किताब आने वाले 2 महीनों में स्पेनिश में प्रकाशित होने जा रही है। ये भारत में पहली बार किसी साहित्यकार की किताब स्पेनिश में ट्रांसलेट होकर, अनुदित होकर आ रही है। सावित्रीबाई एक महान कवयित्री थी। उनकी किताब 1854 में काव्य फुले प्रकाशित हुई थी। दूसरी 2 बातों का मुझे जिक्र करना है। साथियों, मंडल आयोग आया, पंचायत राज में 73 और 74 घटना संविधान संशोधन के बाद आरक्षण आया, जो अभी खत्म किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कहता है नो डेटा नो रिजर्वेशन, एम्पिरिकल इंक्वायरी चाहिए, एम्पिरिकल डेटा चाहिए, जो कि केंद्र सरकार के पास है, मोदी सरकार के पास है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। फिर राज्य की ओर से अपनी अपनी कोशिशें चल रही हैं, जिसमें भूपेश बघेल साहब सबसे आगे हैं। और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आज देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। आपने देखा 2 दिन पहले 1 साल से किसान का कोड़ा दिल्ली के दरबार में अपनी आवाज उठा रहे थे हमारे किसान भाई, लेकिन जो ताकतें सांप्रदायवादी ताकतें हैं, जातिवादी ताकतें हैं, गरीबों के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें हैं, उनको अपनी नाक नीचे करनी पड़ी और किसानों के सामने झुकना पड़ा। मैं ये कहना चाहूंगा कि महात्मा फुले जी के विचारों को लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। यही काम समता परिषद के द्वारा पूरे देश में भुजबल साहब के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है यही काम छत्तीसगढ़ राज्य में भी भूपेश बघेल साहब कर रहे हैं। इसलिए उनका फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि सावित्रीबाई के विचार, महात्मा ज्योतिराव फुले के विचार छत्तीसगढ़ राज्य के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में शामिल करें। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। यानंतर मी आदरणीय सरांना विनंती करतो की आजचे आपले पुरस्कर्ते सन्माननीय बुकेजी बघेल सरांना किसान का कोंडा हे पुस्तक आपण त्यांना भेट द्यावं। किसान का कोंडा हे पुस्तक आदरणीय साहेबांना या ठिकाणी भेट आदरणीय नरके सर, आदरणीय साहेब देत आहेत। धन्यवाद सर। यानंतर आजच्या आपल्या या समता पुरस्काराचे पुरस्कार्थी सन्माननीय छत्तीसगढ़ राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेशजी बघेल सर यांना आपण आज या ठिकाणी समता पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित करीत आहोत। तत्पूर्वी मी आदरणीय नरके सरांना विनंती करतो की आपण सन्माननीय भूपेशजी बघेल साहेबांचा या ठिकाणी आपण परिचय आणि मानपत्र वाचन करावं। आदरणीय महामहिम श्री भूपेश जी बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य भारत, सादर प्रणाम। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से महात्मा फुले समता पुरस्कार 2021 से आपको सम्मान पूर्वक प्रदान करते हुए हमें बड़ी खुशी है और गर्व भी हम महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पिछड़ी हुई जनजाति, दलित, शोषित, पीड़ित समाज के लिए एक तारणहार अग्रणी नेता को महात्मा फुले समता पुरस्कार देते हुए हम आज गदगद हो उठे हैं। पुणे की समता भूमि पर आज विशेष समारोह में आपको हम सम्मानित कर रहे हैं। दंडकारण्य दक्षिण कौशल की प्राचीन परंपरा और 1 नवंबर 2000 में स्वतंत्र रूप से छत्तीसगढ़, इसके बीच में आप एक आधुनिकता की कड़ी जैसे हैं। खनिज, वन संपत्ति, नदियां, तालाब, विभिन्न जनजाति के समुदाय, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, लोक कथाएं, इनका विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान, इसे आप जोड़ के रखे हैं, इसका हमें गर्व है। 1985 में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के दुर्ग जिला अध्यक्ष, 1993 के नवनिर्वाचित उम्मीदवार
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक, राज्य मंत्री, फिर सांसद और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक आपका सफर बहुत लंबा है, मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन सफलता की ओर आप अग्रसर है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र राज्य के 21 साल आप समाज के उत्थान के लिए एक एक कदम आगे बढ़ते रहे हैं और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम लिख रहे हैं। हम आपको स्वास्थ्य एवं पारिवारिक आनंद की कामना करते हैं। जय छत्तीसगढ़, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। छगन भुजबल, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद। धन्यवाद सर. आपण आता या मुख्य पुरस्कार वितरण सोहळ्याकडे वळूयात. आजच्या आपल्या या समता पुरस्काराचे सन्माननीय पुरस्कार्थी छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय बुकेजी बघेल साहेबांना या ठिकाणी समता पुरस्कार वितरण सोहळा आपण संपर्क करत आहोत. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय साहेब व विचारवंती उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो, आपण या ठिकाणी बुकेशजी बघेल साहेबांना या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुले यांची फुले पगडी देऊन त्यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करीत आहोत. त्याचबरोबर ती पुष्पगुच्छ, मानपत्र, सन्मान चिन्ह व 1 लाख रुपयाचा धनादेश देऊन सन्माननीय बुकेशजी बघेल साहेबांचं या ठिकाणी यथोचित असा सन्मान होत आहे. आजच्या आपल्या या समता पुरस्काराचे पुरस्कार्थी बुकेशजी बघेल साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित असा सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. जय ज्योती, जय ज्योती, जय ज्योती. सन्मान चिन्ह, मानपत्र, सन्मान चिन्ह, मानपत्र देऊन या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुलेंचं सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी आपण बुकेशजी बघेल साहेबांना या ठिकाणी सन्मानित करीत आहोत. या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुलेंची श्रमकरी कष्टकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारी फुले पगडी, मानपत्र, सन्मान चिन्ह व 1 लाख रुपयाचा धनादेश देऊन महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा पुतळा देऊन या ठिकाणी सन्माननीय पुरस्कार्थी भूपेशजी बघेल साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित असा सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. मी यानंतर लगेच आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाचे समता पुरस्काराचे पुरस्कार्थी सन्माननीय बुकेशजी बघेल साहेबांना विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करायचं आहे. मी आदरणीय साहेबांना विनंती करतो, आपण अपनी बात यहाँ रखे. महात्मा फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करता हूं. मैं नमन करता हूं इस पुण्य भूमि को जहां महात्मा फुले जी का जन्म और ये पुणे उनके कर्म भूमि के रूप में हम सब जानते हैं. इस धरती को नमन करता हूं. वैचारिक क्रांति की भूमि पुणे जिसने एक से एक विभूति दी है उसे प्रणाम करता हूं. महाराष्ट्र की भूमि को प्रणाम करता हूं जहां अनेक समाज सुधारक संत महात्माओं की भूमि रही है, समाज सुधारकों की भूमि रही है. उस भूमि को भी नमन करता हूं. मंच में उपस्थित आदरणीय छगन भुजबल जी, बापू भुजबल जी, हरि नरके जी, ईश्वर बाल बुधे जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, बाला साहब सेवरकर जी, पंकज भुजबल जी, रूपाली चाकणकर जी, मंजरी घाटगे जी, चौधरी जी, दीप्ति चौधरी जी, कमल ढोले पाटिल जी, प्रोफेसर दिवाकर गमे जी, सुमित सरदार, लाल रत्नाकर जी, अंकुश काकड़े जी, प्रीतीश गवली जी,
मंचासीन सभी अतिथिगण, उपस्थित देइयों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और सभी पत्रकार साथियों, मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय छगन भुजबल जी का, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार का योग्य समझा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लाल रत्नाकर जी का और उनके साथ में सुनील जी का, जो छत्तीसगढ़ रायपुर में आए सीएम हाउस में, और उन्होंने कहा कि आपको इस वर्ष ज्योतिबा फूले पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि चयनकर्ताओं की निगाहें कहां तक पहुंचती है। और उन्होंने जब बताया, लाल रत्नाकर जी से मेरे पूर्व परिचित हैं, हम लोग दिल्ली में अक्सर मिला करते हैं, बड़े अच्छे चित्रकार हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनसे बहुत पुराना संबंध, और उसी के साथ साथ उनके साथी सुनील जी भी आए और उन्होंने ये जानकारी दी और साथ में भुजबल साहब से मेरी बात भी कराई। सोचने, विचारने या इनकार करने का तो सवाल ही नहीं था। इतना बड़ा सम्मान, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और मैं उसे, आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों के पास अनेक व्यस्तताएं होती है, लेकिन जो ये पुरस्कार है उसके लिए किसी भी परिस्थिति में समय निकाला जा सकता है, और मैंने वही किया। मैं कल बुंदेलखंड में था, उसके पहले लखनऊ में था, फिर दिल्ली गया और दिल्ली से फिर रात तक के यहाँ आया। और आज इस पुण्य भूमि में देखने का, नमन करने का और अनुभव करने का अवसर मिला, जिसमें ज्योतिराव फूले जी, सावित्री फूले जी यहाँ निवास करते थे और इसी भवन में रहकर उन्होंने अनेक रचनाएं की, जिसमें किसान का कोड़ा एक प्रमुख पुस्तक के यही रचना, और उसके साथ दो और रचनाएं ज्योतिबा फूले की। और इसी भवन से ही समाज सुधार के कार्य की शुरुआत हुई है। इस भवन में एक एक कमरा, एक एक दीवार, एक एक ईंट, एक एक इस भूमि के कण गवाही हैं कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने समाज के उन तबकों के लिए क्या क्या नहीं किया, जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं। ऐसी महिलाएं जो समाज से, घर से प्रताड़ित हैं, जिनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे इन महिलाओं को न केवल आश्रय दिया, बल्कि उसे जीने की नई राह भी उन्होंने दिखाई और समाज में सम्मान दिलाने का काम ज्योतिबा फूले ने किया। ये वो भवन है, ये मकान है, जिसके बीच में एक बावड़ी है, कुआं है। वो इस बात की गवाही दे रहा है कि समाज में कितनी विषमता थी, और आज भी कमोबेश हम देखने को हमें मिलता है। उस बावड़ी के मीठे पानी को पीने का अधिकार उन्होंने सबको दिया, और यहीं से सब सारे लोगों को
इस पानी के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ने का काम ज्योतिबा फूले ने किया। ऐसे पावन भूमि में को नमन करने का, दर्शन करने का अवसर मिला। आदरणीय साथियों, आप सभी जानते हैं और मेरे से ज्यादा आप ज्योतिबा फूले को जानते हैं। उनका जन्म 11 अप्रैल को 1827 में कटगुन जिला सतारा में हुआ था और अवसान आज ही के दिन 28 नवंबर 1890। ये 63 वर्ष की जो आयु है वो आज ही के दिन हुआ था। ये 63 वर्ष हिंदुस्तान की गाथा लिखने के, संघर्षों के नींव रखने के और अंधेरे में रोशनी लाने के 63 साल थे। ये 63 वर्ष ज्योतिबा फूले के हिंदुस्तान के संघर्षों और संघर्ष के नींव रखने की हैं और वो जो नींव रखी गई, वो जो ज्योति जली है, आज भी उसकी चमक 130 साल बाद भी वैसी है जैसे आज से 130 साल पहले थी। आदरणीय साथियों, फूले का जीवन एक उत्कट क्रांतिकारी का जीवन है जिसने अपने समय की समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा, उसे समझा और उसके निदान भी उन्होंने खोजे। आज हम कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन ज्योतिबा फूले ने मुंह नहीं मोड़ा। समाज के उन वर्गों के जो तिरस्कृत हैं, जिन्होंने हे की दृष्टि से देखा गया और जो ये मान लिए थे कि हम शायद पूर्व जन्मों में कोई पाप किए हों, इस कारण से हमारी स्थिति ये है, हीन भावना से ग्रसित समाज लगातार उसको दबाते रहे, कुचलते रहे और वो उनका मनोबल लगातार गिरते जा रहा था। ऐसे लोगों को पहचानने का काम, और उसके केवल पहचाना ही नहीं बल्कि उसके समाधान भी उन्होंने दिए, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया। आदरणीय साथियों, समस्याएं क्या थी? समस्याएं थी शिक्षा की, समस्याएं थी चिकित्सा की, समस्याएं थी समता की, और इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया और सीधे तौर पर उन रूढ़ियों पर, उन अंधविश्वासों पे उन्होंने प्रबल प्रहार किया, उन्हें तहस नहस कर दिया। उन्होंने नष्ट करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी। फूले के विचार करते समय फूले के समय का भी हमको विचार करना चाहिए। आज का समाज, आज हम 2021 में हैं और वो 18वीं 19वीं शताब्दी की बात, उस समय के समाज की क्या स्थिति रही है। देश के इतिहास में हम देखें 5000 साल का इतिहास, और उसमें से 3500 साल इन पिछड़ों का राज्य था। भुजबल साहब, 5500 साल के इतिहास को निकालें तो 3500 तो पिछड़ों का राज था। किसी भी देश के किसी भी आप रियासत की बात करें, निकालें तो 3500 साल पिछड़ों का था। उन्होंने भारतीय समाज के कारीगरों और कलाकारों को विकसित किया था, और यही कारण है, एक तरफ किसानी करते थे और बचे समय में वही जो हुनरमंद लोग थे वे सब कलाकारी और साथ ही कारीगरी
दोनों काम करते थे। और यही कारण है कि पूरे दुनिया के जो जीडीपी है उसका 23% अकेले हिंदुस्तान का था। वो युग था जब पिछड़ों का राज था, जब 23% हमारा जीडीपी पूरे दुनिया का हिंदुस्तान का रहा है। लेकिन वो विकास, वो व्यापार बहुत फूला फला, तभी वो युग स्वर्ण युग कहलाया और तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती रही। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन जो ये दौर मुगलों तक के भी चला, लेकिन जब अंग्रेज आए और अंग्रेज आके यहां जो व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करने का काम किया, जितने भी राजा थे, रियासत थे, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तब उन्होंने बहुत षड्यंत्र पूर्वक हिंदुस्तान के जो अर्थव्यवस्था है उस पर चोट उन्होंने की। कॉर्नवालिस के 1973 के जो आदेश है, जो कानून है कि भूमि पर आप, अब भूमि का मालिकाना हक आपका नहीं है, आप किराएदार हैं। नहीं तो हिंदुस्तान के किसान कहीं भी जाके खेती कर लेता था, उस जमीन का मालिक होता था। और वो 1773 में, 1793 में उन्होंने जो कानून बनाया उसमें सारे किसान जो हैं वो किराएदार हो गए। वहीं से अंग्रेजों ने जो भारतीय सामग्री जो उत्पादन होते थे उस पे टैक्स इतना बढ़ा दिया कि निर्यात करना मुश्किल हो गया। और विदेश के जो इंग्लैंड के जो वस्तुएं हैं उसको सस्ता कर दिया, तो इंग्लैंड की जो सामग्री हिंदुस्तान के बाजारों में आ गया और हिंदुस्तान के को बाजार नहीं मिला, तो यहाँ के जो कारीगर है, यहाँ के जो हुनरमंद है, यहाँ के जो व्यापार है, वो सब ठप हो गया और सारे बोझ कृषि पे आ गया। लेकिन वहीं पे आदरणीय साथियों, वहीं पे जब सब तरफ अंधकार हो गया, आपका व्यापार चौपट, आपकी खेती पे अधिकार नहीं, आपके कारीगर को काम नहीं, ऐसे में चारों तरफ हिंदुस्तान में अंधियारा। मैं पहले ही बताया कि राजा महाराजा उससे समझौता करने में लगे हुए थे, अंग्रेजों से कितना उसको प्री पर्स मिलेगा, कितना उसके पैसा मिलेगा, उसमें लगे कितना टैक्स पटाना है। उसके जो एजेंट बैठते थे उसको खुश करने में, वायसराय को खुश करने में वो लगे रहते थे। अब तब वो राजा प्रजा के प्रति जिम्मेदार नहीं थे, वो अंग्रेजों के प्रति जिम्मेदार हो गए। और ऐसे समय भारतीय जो समाज है वो छिन्न भिन्न हो गया, चारों तरफ उसके सामने अंधियारा हो गया। ऐसे समय में एक ज्योति, एक किरण, जो ज्योतिबा फूले के रूप में सामने आते हैं। वो दौर था, उन्होंने कहा ये अंग्रेज जो है हमारे वन विभाग के अधिकारी, अंग्रेज के वन विभाग के अधिकारी हमारे सारे चारागाह को उन्होंने वन में शामिल कर दिया, हमारे मवेशी की चरने की जगह नहीं है। और यदि मवेशी नहीं होंगे तो खाद कहां से मिलेगा, हमारी खेती कैसे होगी। ये उस समय की बात, 1793 की बात। उस दौर में यह आवाज उठती है कि उसका विरोध ज्योतिबा फूले करते हैं। हम तो एक समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, लेकिन वो किसानों के लिए भी कितना सोचते थे, वो इस बात का परिचायक है। आज मैं अभी पूछ रहा था, हमारे कुशवाहा जी आए हैं मध्य प्रदेश से, मैं बोला खाद की स्थिति क्या है। बोले रासायनिक खाद नहीं मिल रहे हैं, डीएपी नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। भुजबल साहब पहले से स्टॉक करके रखें, तभी इसको अभी उससे उस समस्या से थोड़ा सा दूर है। लेकिन मध्य प्रदेश में, यूपी में लाइन लगी हुई है खाद के लिए।
हमारे छत्तीसगढ़ में कटौती कर दी गई खाद की, लेकिन वही ज्योतिबा फूले को रास्ता कि मवेशियों के लिए चारा होना चाहिए, मवेशी जब चारा खाएंगे तभी तो गोबर देंगे, गोबर से खाद बनेगा। और वही एक रास्ता है ज्योतिबा का रास्ता, जिसे हमने छत्तीसगढ़ में अपनाया और पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हैं। 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं साहब, और 54 लाख क्विंटल गोबर अभी तक खरीद चुके हैं। 109 करोड़ रुपया उनके खातों में चला गया। वो कौन लोग हैं? जिसमें 50% लोग तो भूमिहीन हैं। वो गौपालक जिसके पास गाय भी नहीं है, लेकिन मोहल्ले में घूम के गाय के पीछे पीछे घूम के गोबर इकट्ठा करके जो बेच लेते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 50% है। वो पैसा उनके खातों में गया है, ऑनलाइन जमा होता है। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा गोबर में भ्रष्टाचार हुआ। मैं बोला ऑनलाइन पेमेंट होता है, और गोबर तो पवित्र है भाई। अभी हम ज्योतिबा फूले के मकान में गए थे, उसको भी गोबर से ही लिपा गया है। कितना पवित्र। मैंने कहा भाई, जिनके दिमाग में गोबर भरा रहता है वो तो पवित्र है गोबर। हमने छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली भी बनाया साहब, खाद ही नहीं बनाया है, बिजली बनाया जा सकता। तो जिससे दिमाग में गोबर भरा उससे बिजली उत्पादन किया जा सकता है। बहुत परेशान है। लेकिन साहब हम वहीं तक के नहीं रुके, गोबर से केवल खाद नहीं बनाए, 14 लाख क्विंटल हमने खाद बनाया। और जब भारत सरकार ने हमें खाद की कटौती की तो वही वर्मी कंपोस्ट है जिसे मिलाकर हम इस साल खेती किए हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारत सरकार डीएपी यूरिया की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इस बात को किसान समझ ले। और तब ये ज्योतिबा फूले का रास्ता है कि गौ माता की सेवा करो, गोबर इकट्ठा करो, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, खाद बनाओ, उससे खेती करो। इसी रास्ते में पूरे हिंदुस्तान को चलना होगा, क्योंकि रासायनिक खाद की कीमत इतनी बढ़ गई है और उसकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। कोयला की भी पूर्ति नहीं हो पा रहा है, और न डीएपी जिससे बनता है अमोनियम नाइट्रेट, उसकी भी पूर्ति नहीं हो रही, ना राख फास्फेट की। तो आज जो उस समय उन्होंने कहा था, आज के समाज के लिए भी उतना ही जरूरी है। आदरणीय साथियों, जब समाज में एक तरफ सब विलासिता में भिड़े थे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब ज्योतिबा फूले ने कहा कि विद्या ही एकमात्र रास्ता है। विद्या हमसे छीन ली गई और इसीलिए उन्होंने शिक्षा के तरफ जोर दिया। लड़कियों की शिक्षा, जो आधी आबादी है, उसकी शिक्षा के लिए जोर दिया। और उन्होंने कहा विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना अर्थ गया, और अर्थ के बिना विनाश हुआ। तो विद्या कितना महत्वपूर्ण है, इसको आज से नहीं 200 साल पहले ज्योतिबा फूले ने समझ लिया था। और इसी कारण के समाज के उन तबके के लोगों को कहा कि तुम पढ़ाई करो। शिक्षा के लिए उन्होंने जोर दिया, स्कूल उन्होंने खोला, और पूरे हिंदुस्तान में पहली यदि कोई महिला शिक्षक कोई रही तो वो सावित्रीबाई फूले हुई। तो दोनों ने जो ज्योति जलाई वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया। आदरणीय साथियों, आज सत्य शोधक समाज को उन्होंने निर्माण किया। हम सत्य के प्रति आग्रही बने, सत्य का शोधन करें, सत्य को जानें, समझें, उसको स्वीकार करें, उसे धारण करें अपने जीवन में, तो सारे अंधकार, सारे अंधविश्वास अपने आप छट जाएंगे। ये ज्योतिबा फूले का
एक तरफ हम देखते हैं ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज, और दूसरे तरफ हम देखते हैं महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, जिसके बारे में भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। जो अंग्रेजों के षड्यंत्र को महात्मा फुले ने समझ लिया था और उसे लड़ने के लिए चेतावनी भी दी थी, और उसके लिए शिक्षा का हथियार उन्होंने प्रयोग किया। वही काम कुटीर उद्योग के माध्यम से आजादी की लड़ाई तो लड़ते रहे, लेकिन आप 1924 के बाद का कार्यकाल देखें, महात्मा गांधी तो केवल कुटीर उद्योग पर जोर देते रहे कि हम आर्थिक रूप से संपन्न बने, तकली चलाएं, हाथ करघा चलाएं, और उस चरखा को हथियार उन्होंने बनाया। तो क्या हुआ? ये वो वर्ग है जो ज्योतिबा फुले ने जिनको पहचान दिलाई, और उन्हीं वर्गों के लिए महात्मा गांधी काम किए। उन वर्ग के लिए जो जूता बनाते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, जो मैला ढोते हैं, उन सबको सम्मान देने का काम भी महात्मा गांधी ने किया। मतलब सीधा ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी सीधे सरल रेखा में जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ज्योतिबा फुले का जो काम है उसे बढ़ाने का काम महात्मा गांधी ने किया। तो दूसरे रूप में कह सकता हूं, और जहां सामाजिक चेतना की बात है तो इसी धरती में अम्बेडकर साहब हुए, जिस वर्ग के लिए लड़ाई लड़े, और लड़ते लड़ते आज भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। कल ही हम लोगों ने परसों ही हमने संविधान दिवस मनाया। वो संविधान जिस हम सबको बराबरी का, समानता का अधिकार देता है, और वही संविधान आज खतरे में है। जो आपको बराबरी का अधिकार देता है वही संविधान खतरे में है। वो संस्थाएं खतरे में हैं, उसे आपको बचाने की जरूरत है। यदि संविधान नष्ट हो गया तो समझ लीजिए आपके सारे अधिकार जो मिले हुए हैं वो समाप्त हो जाएगा। इन महिलाओं का अधिकार किसने दिया? इसी संविधान ने दिया। इन वंचितों का अधिकार किसने दिया? इसी संविधान ने दिया है। आज हम बराबरी के साथ अपने विचार रख सकते हैं, सम्मान पूर्वक यदि जीवन यापन कर सकते हैं, इस संविधान ने हमको अधिकार दिया है। तो ज्योतिबा फुले के दो लाइन, एक लाइन अंबेडकर के तरफ, दूसरा लाइन महात्मा गांधी की तरफ, कि समाज में कैसे उन्नति हो, विकास हो, इस दिशा में उन्होंने काम किया। और सीधी सी बात है, जो ओबीसी है, ऐसे वर्ग को, जो उत्पादक समाज है, उसे आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो महात्मा गांधी ने किया है। जो ज्योतिबा फुले का जो रास्ता, उसे आगे बढ़ाने का काम। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं एक शब्दों में कह सकता हूं कि आज फिर से हम सब यदि गांधी और फुले जी के बारे में एक लाइन में कोई बात मैं कहना चाहूं तो फुले साहब सामाजिक क्रांति के अग्रणी राजनेता थे। फुले साहब सामाजिक क्रांति के अग्रणी राजनेता थे, और गांधी जी राजनीतिक क्रांति के अग्रणी समाज सुधारक थे। ये सामाजिक क्षेत्र में रह के राजनीतिक क्रांति की, और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में रह के सामाजिक क्रांति उन्होंने की। कितना बड़ा योगदान इस पुणे का है, इस महाराष्ट्र का है। आज की पीढ़ी उसे नहीं समझती, लेकिन साथियों, जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं, उसकी जिम्मेदारी कहीं बहुत अधिक है बनिस्बत कंगना रनौत जैसे लोगों के। ये वो समाज की ज्यादा जिम्मेदारी है जो इस प्रकार की बात करते हैं।
मैं बहुत ज़्यादा और न कहते हुए एक जो आज जो परिस्थिति है उसके बारे में यदि उल्लेख न करूं तो ठीक नहीं होगा। आज वही खतरे जो ज्योतिबा फूले के समय जो खतरे थे, आज वही खतरे फिर से सामने हैं। जो पूंजीवादी लोग हैं वो फिर से, जो बाजारवाद के लोग हैं वो फिर से हिंदुस्तान के उत्पादकों के, ओबीसी के लोगों को फिर से वह शिक्षित जाहिल कर देना चाहते हैं। जो जिसकी लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरुआत की थी, आज के वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है इस पूंजीवाद से, इस बाजारवाद से हमको लड़ाई लड़ना है। और हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो हुनरमंद हैं, उसके जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको आगे बढ़ाने का वक्त है। मैं समझता हूं कि इन छोटे पूंजीवादियों को हटाए बिना हम लोग इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। मैं पुनः ज्योतिबा फूले को प्रणाम करते हुए और आयोजकों को बहुत धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने बहुत कृपापूर्वक मुझे आमंत्रित ही नहीं किया बल्कि सम्मानित किया। और हालांकि मैं नहीं समझता कि सम्मान का हकदार मैं हूं, लेकिन जो सम्मान आपने दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिसके कारण से जो सम्मान दिया उसके बारे में दो शब्द ना बोलूं तो उचित नहीं होगा। आदरणीय साथियों कि हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ये व्यवस्था उन्होंने दी। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखें कि न अनुसूचित जाति को न जनजाति को भारत सरकार अभी भी प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण नहीं दे रही है। इस बात को कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। यदि आपकी संख्या 15% है तो आपको आरक्षण 14% ही मिल रहा है। यदि आपका प्रतिशत 8% है तो उसको आरक्षण केवल 7% मिल रहा है। लेकिन इसको न कोई न राजनीतिक दल बोल रहे हैं, न सामाजिक संगठन के लोग बोल रहे हैं, न कोई इसको हाई कोर्ट में न सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती दे रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। जब इतने पढ़े लिखे लोग, इस वर्ग के लोग हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, जनजाति को, फिर भी भारत सरकार आरक्षण नहीं दे रही, वर्षों से नहीं दे रही है, फिर भी मौन है। ये बेहद दुख का विषय है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि वो आरक्षण तो हम दे ही रहे हैं। दूसरा जो ओबीसी के नेताओं ने जो लड़ाई लड़ी और फिर 27% आरक्षण देने के बाद पूरे देश में उसको स्वीकार किया गया, हमने वो आरक्षण भी लागू करने की कोशिश की। और उसके बाद पिछले समय चाहे वो राजनीतिक कारणों से चाहे कोई भी हो, लेकिन लोकसभा में पारित हुआ कि 10% जो ईडब्ल्यूएस जो वीकर सेक्शन को देने की बात है, हमने उसको भी स्वीकार किया। अब जब ये जोड़े तो हमारे यहाँ तो 32% अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, 13% अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो 32, 13, 45 हो गया साहब। अब 27 आप 10% और जोड़ दीजिए तो 45, 10, 55 हो गया, और 55 में 27 और जोड़ दिए तो 72% हो जाता है। हमने कर दिया। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। मैंने कहा हमारे छत्तीसगढ़ शुरू से पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। हम लोग तो साहब ऐसा है कि पहले तो हम विदर्भ में थे, सीपीएन परार, तब विदर्भ लोगों के साथ हमारे नागपुर राजधानी हुआ करता था। फिर हमको अलग किया गया तो मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया, हम भोपाल हमारी राजधानी हो गई। उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो 44% हमारे जंगल है, वहां आदिवासी लोग निवास करते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं। उसके जीवन बड़ा कठिन है, जंगलों में रहना है। और उसके बाद नक्सली की समस्या है, अब तो बहुत सीमित हो गया है, खत्म हुआ है मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफी सीमित हो गया है। अब वो स्थिति नहीं रही जो पहले थी, लेकिन फिर भी उन वर्गों को आरक्षण की बेहद जरूरत है। हालांकि आरक्षण की अब जगह लगातार समाप्त होती जा रही है, सरकारी नौकरी भी सीमित होते जा रहे हैं, और साथ ही जो सार्वजनिक उपक्रम के जो थे वो भी, रेलवे बिक रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी जेवर में 3 दिन पहले भूमि पूजन के, पता नहीं वो कब बिकेगा, लेकिन
मेरे यहाँ नगरनार स्टील प्लांट है जगदलपुर में, बना नहीं, उसके पहले बिकने के तैयार। मैंने विधानसभा में बिल लाया कि भारत सरकार यदि नहीं चला सकती, एनएमडीसी नहीं चला सकती, तो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे, हम चला लेंगे। जब ये सारे सार्वजनिक उपक्रम रहेंगे तभी तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आप 27% मांग लीजिए, जनसंख्या के आधार पर मांग लीजिए, मिल भी जाए तो क्या हमारे बच्चों को नौकरी मिल सकती है? जब पद ही नहीं है, सबको प्राइवेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। चाहे वो इंडियन ऑयल की बात हो, चाहे वो स्टील प्लांट की बात हो, चाहे एल्युमिनियम प्लांट की बात हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक उपक्रम हो, यदि बिक रहा है तो न बिकने दें, ये पहली शर्त है, तभी हमारे बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। दूसरी बात, हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि कैसे आपने आरक्षण 27% दे दिया, 50% से अधिक नहीं दे सकते। मैंने कहा 10% बढ़ा दिए तो ऐसे ही बढ़ गया साहब। तो दो प्रकार के कानून कैसे हो सकते हैं? या 50% की सीलिंग खत्म करिए आप, क्योंकि 32% आदिवासी हैं, 13% हमारे अनुसूचित जाति के। हमारे यहाँ दलित कहने से थोड़ा सा नाराज होते हैं अनुसूचित जाति के लोग, हम दलित नहीं है बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में फिर भी अच्छी स्थिति है। हमारे यहाँ जातियों में वो वैमनस्यता नहीं रही है जो दूसरे प्रदेशों में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में जाति भेद उतना नहीं रहा है, फिर भी सामाजिक समरसता वहाँ रहा है। गुरु घासीदास जी, कबीर जी का बड़ा प्रभाव रहा है वहाँ, तो उसके कारण से तो फिर भी तो 32, 13, 45 हो गया साहब। 10% भारत सरकार ने बढ़ा दिया, 55% हो गया। तो हमने कहा 27%, 50% वहाँ 50-52% हमारे ओबीसी के लोग हैं, तो भारत सरकार ही 27% बोल रही है, हम उतना दे दिए। तो बोले आधार लाइए। तो हमने कहा ठीक है, क्वांटिफाइबल डाटा हम लाएंगे, और उसके लिए ओबीसी की गणना हमने शुरुआत की, और बहुत जल्दी वो डाटा अब हम हाई कोर्ट में सबमिट भी कर देंगे। तो एक मजबूत आधार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए हमने उसकी शुरुआत कर दी। हालांकि भारत सरकार से हमने भी मांगा कि आपने गणना कर दी तो हमको दे ही दो, उसको पीछे दरवाजे से दे दो, चुपचाप दे दो, ताकि हम उसका उपयोग कर ले, लेकिन देने वाले नहीं। तो आदरणीय साथियों, हमारा जो प्रयास है वो यही है कि जितना उनका हक है वो मिले। हमने तो, हमारा प्रदेश पहला राज्य है जहां कानून बनने के बाद आदिवासियों की जमीन वापसी का काम किया। 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन जो किसी बड़े उद्योग के लिए ली गई थी, वो 5 साल में उद्योग नहीं लगाए, हम सारे जमीन वापस कर दिया। राहुल गांधी बुलाया और उसे कहां से बंटवा दी। पहला है वो कानून बने, जो भूमि अधिग्रहण जो बिल बना उसके बाद पहला है। उसके बाद अब हो जाए अलग बात है, हमने तो जमीन वापस कर दी साहब। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने वाला भी पहला राज्य है। आज जो आंदोलन कर रहे हैं किसान कि हमको समर्थन मूल्य में खरीदी होना चाहिए, जब आपने समर्थन मूल्य घोषित किया तो खरीदने की व्यवस्था आप करिए। बहुत अड़ंगा डाले हम पे, लेकिन फिर भी किसानों को उतनी, उससे और अधिक राशि, जितना अड़ंगा डालते हैं हम उतना किसानों को लाभ कर रहे हैं। इस साल तो 2540 रुपये पड़ेगा, अगले साल समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, क्योंकि हमने कहा कि 9000 इनपुट सब्सिडी हम प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। तो आप यदि जितना बढ़ाते जाएंगे समर्थन मूल्य, उतना किसानों को और मिलता जाएगा। और हमारे चुनाव आते आते तो 2700-2800 रुपये हो जाएगा, कि 2 साल बाद हमारा चुनाव है। तो हमने किसानों को मजबूती देने का काम, गोधन न्याय योजना के माध्यम से, एक काम से हमने बहुत सारे, गोबर खरीदी के माध्यम से 7700 हमने गौठान बनाए। वहां पराली जलाते नहीं साहब, पराली इकट्ठा करने के लिए भी हमने पंचायतों को पैसा दिया। उसके माध्यम से जितने पैरा है उसको इकट्ठा कर लो, जानवरों को खिलाओ, ताकि हमारे फसल भी बचे, खेत भी बचे। उत्तर प्रदेश में तो आज रात भर रखवाली कर रहे हैं किसान, अपनी फसल नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे समय में हमारे छत्तीसगढ़ में सड़कों में भी उतने जानवर नहीं दिखाई देते जो पहले दिखाई देते थे। तो वास्तविक रूप से मवेशी की, पशुधन की सेवा हमारी सरकार कर रही है। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद के बहुत सारे काम। और दूसरी बात यह है कि फर्टिलाइजर लगातार डालने के कारण से हमारी जमीन के जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है,
उसे भी हम वर्मी कंपोस्ट डाल के उस उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम। और आज जैविक खेती कितना महत्व है आप सब जानते हैं। जितना आप रासायनिक खाद और दवाई डालते हैं उतनी सारी बीमारियां हो रही है, चाहे बीपी हो, शुगर हो और दूसरे प्रकार की बीमारियां हैं, सब घर करते जा रही है। इसे दूर करने का एक ही उपाय दिखता है कि हम जैविक खेती की तरफ बढ़ें। वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने कहा कि जो वर्षा के जो पानी है उस खेत में रोके, उसे नाले में रोके, तालाब में रोके। आज वो काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। 12,000 नाला को रिचार्जिंग करने का काम हम कर रहे हैं ताकि हमारे किसान दूसरी फसल ले सके, आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की कोई कमी ना हो। इस दिशा में हमारे काम, तो निश्चित रूप से आज उस धरती में आके जहां ज्योतिबा फुले की जो कर्मभूमि है उस मिट्टी को नमन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और उसी रास्ते पे चल के छत्तीसगढ़ सरकार आज आगे बढ़ रही है। मैं पुनः उन्हें नमन करते हुए, सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए और विशेष रूप से भैया छगन भुजबल जी और पूरी समिति को मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत कृपापूर्वक मुझे आमंत्रित किया और इस सम्मान का हकदार मुझे बनाया, उसके लिए। और भाई लाल रत्नाकर जी और सुनील सरदार जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वो माध्यम बने और मैं यहां तक पहुंच पाया, आप सबके दर्शन करने के अवसर मिले। मैं तो पुनः आप सबको नमन करते, आप सबको प्रणाम करते अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहेब। यानंतर मी आदरणीय भुजबळ साहेबांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त करा। सन्माननीय पुरस्कार्थी आणि छत्तीसगढ़चे मुख्यमंत्री भूपेशजी बघेल साहेब, आमदार मध्य प्रदेशचे आमदार सिद्धार्थ कुशवाहा, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, प्राध्यापक हरी नरके, बापू भुजबळ, पंकज भाऊ, बाळासाहेब शिवरकर, कमलताई ढोले पाटील, दीप्ती चौधरी, जयदेव गायकवाडजी, ईश्वर बालबुद्धे, प्रशांत जगताप, दिवाकर गमे, डॉक्टर लाल, सुनील सरदार, मनीषा लडकत, मंजिरी खाडगे, प्रितेश गवळी आणि समोर अनेक प्रतिष्ठित आणि कार्यकर्ते चांगले बसलेले आहेत। माझ्या बांधवांनो, भगिनी मातांनो, अतिशय सुंदर भाषण आणि विचार छत्तीसगढ़चे मुख्यमंत्री बघेल साहब यांनी आपल्या समोर दिलेले आहे। मैं बघेल साहब से कहना चाहूँगा, जो सम्मान, जो पुरस्कार आपको दिया है, इसके पहले माजी केंद्रीय कृषि मंत्री शरदरावजी पवार इनको दिया है, माजी केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली जी को दिया है, सांसद शरद यादव साहब को दिया गया है, ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर को, ज्येष्ठ विचारवंत राव साहेब कसबे, बाबा अढ़ाव, डॉक्टर भालचंद्र नेमाड़े, डॉक्टर मुनगेकर, लेखिका अरुंधति राय, डॉक्टर मागो माळी, ज्येष्ठ साहित्यिक फादर फ्रांसिस दिब्रिटो, डॉक्टर तात्याराव लहाने, प्राध्यापक हरि नरके आदि लोगों को यही पुरस्कार इसके पहले हम दे चुके हैं। और मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि आपने बहुत अच्छी बातें लोगों के सामने रखी, देश के सामने रखी। समता परिषद गए 30-32 साल से जो काम कर रही है, देश भर में काम कर रही है, जगह जगह पर जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ना, रैलीज निकालना, महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, इनके पुतले जो है, स्मृतियां जो है बनाने में अगुवापन लेना, ये सारे काम जो है हम करते आए हैं, झगड़ते आए हैं। कई सारे हमारे इस साल जो है कोरोना से बहुत सारी हानि हुई है, आप जानते हैं। हमने आदरांजलि तो अर्पण की है, मगर फिर भी हमें याद आता है सांसद राजीव सातव जी का,
जो बहुत ही छोटी उम्र में जो है एक कोरोना से जो है उनकी मृत्यु हुई। ऐसे कई नजदीक के लोग साथी इस कोरोना में हमें छोड़कर गए। भूपेश बघेल साहेबच्या बद्दल आपण बरंच ऐकलेलं आहे। ते जे बोलले आहे त्याच्यातून जे व्यतीत होतं आहे त्याच्यातून तुमच्या लक्षात येईल की हा माणूस काय आहे। ठीक है, ये मंत्री होना, मुख्यमंत्री तो कई होते हैं, और कितने लोग जो है लोगों के दिमाग में याद बनकर रहते हैं। जो लोगों की लड़ाई लड़ेगा, जो लोगों के लिए बोलेगा, उसको लोग याद रखते हैं। यह तो कारण है कि आज 150-200 साल के बाद में भी आज महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले को लोग याद करते हैं, नमन करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को, छत्रपति शिवाजी महाराज को। आम जनों की लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, तुम्हारे हमारे लिए सारा जीवन व्यतीत किया। ऐसे ही इनके जो पिताजी जी भूपेश बघेल साहब, इन्होंने जब आरक्षण की बात कही तो उनके ऊपर भी जो है एफआईआर दाखिल करके उनको अंदर डालने का काम किया था, ऐसा मैंने सुना। तो ये तो है कि हम लोगों को जो है लेना है, जब तक हमको तकलीफ नहीं होती है या तो हमको जो कुचलने की बात पहले होती है और फिर भी हम लोग जो है लड़ते हैं, और इसलिए लोगों के यादगार, लोगों के लिए यादगार बनते हैं। हमें भी तकलीफ कुछ कम में दे रहे हैं भाई, बहुत सारी तकलीफें हैं। 100 दर्द छिपे हैं सीने में, 100 दर्द छिपे हैं सीने में, मगर अलग मजा है हंसकर जीने में। जीते हैं, हंसते हैं, और कितने घाव जो है दिल पर बैठते हैं, क्या कहना है भाई। रोज कुछ ना कुछ शुरू है। अब आज पूरे 2 साल हुए हैं हमारी सरकार बनी, आज पूरे 2 साल हुए हैं जब यहां मैंने जो है लोगों के सामने अपनी बात रखी और जल्द से मुंबई जाकर जो है शपथ विधि ग्रहण किया, मंत्री पद का जो है शपथ ली। 2 साल पूरे हो गए, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कुछ लोगों को। कुछ बोलते हैं अभी जाएगा, कोई बोलते हैं फरवरी में, कोई बोलते हैं दिसंबर में, कोई बोलते हैं जनवरी में, कोई बोलते हैं अभी 15 दिन में जा ही रहा है। अरे कहाँ जा रहा है, कोई जाने वाला आने वाला नहीं है। ये जो है सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी, इनकी जी सरकार पूरे 5 साल अपना काम करके रहेगी और उसके बाद में भी आएगी। बोलण्यासारखं खूप आहे। मला काही 2-3 गोष्टी आपल्याला सांगायच्या आहेत। कालच इथे मीटिंग केली पुण्यामध्ये, 2-3 प्रश्न तुमचे घेऊन, ज्या प्रश्नाला आपण गती दिली होती त्याच्यावर फायनल शिक्का मारण्याचं काम काल उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मी स्वतः, उदय सामंत, कित्येक सेक्रेटरी, अधिकारी, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू, ह्या सगळ्यांच्या देखत झालं। काय 3 कामं। एक म्हणजे की कालच मी सावित्रीबाई फुल्यांचा पुतळा पाहून आलो, क्ले मॉडेल मातीत, छान झालेलं, त्याच्यामध्ये मी होतो, हरी नरके होते। आज दुपारी जाऊन मी भूमिपूजन करणार आहे। 3 जानेवारीला सावित्रीबाई फुल्यांचा 12 फुटाचा पुतळा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या समोर उभा राहणार आहे। त्या सगळ्या परमिशन ज्या आहेत काल एकत्रित सगळ्यांना बसवून घेण्यात आल्या। त्यांचे जे कुलगुरू आहेत, तिथली जी कमिटी आहे, त्यांचे मी आभार मानतो की त्यांनी या बाबतीमध्ये पुढाकार घेतला। हे एक। दुसरं आणखीन एक काम केलं, आपण पाहिलं की महात्मा फुल्यांचा हा वाडा इथे सुद्धा अनेक होतं, ते आपण थोडं कमी केलं, परंतु यायला सुद्धा जागा नाही।
50,000ची मीटिंग आपण इथे जमू शकतो, पण लोकांना सांगावं लागतं की जरा थांबा, येऊ नका, गर्दी एवढी आहे की बसायला जागा नाही. शेवटी काही बरीचशी मोठी, आणि इथून मधून जर रस्ता गेला तर 3 ते 4-5 मिनिटाच्या 3 मिनिटाच्या अंतरावर महानगरपालिकेचं सावित्रीबाई फुले सभागृह आणि स्मृतीस्थळ तिथे त्यांनी ते निर्माण केलेलं आहे. हे दोघांना जोडण्याचं काम आपण करणार आहोत. आणि आजूबाजूची ज्या आहे ज्या जागा आहेत त्याच्यावर आरक्षण टाकलं गेलेलं आहे ह्या राज्य संरक्षित स्मारकाचं. आणि त्या संदर्भामध्ये काय 55-60 कोटी रुपये लागतील, कालच चर्चा झाली. परंतु या सगळ्यांना एकतर घरदार किंवा त्यांचा मोबदला देऊन आपण इथे ही जागा मोठी कशी होईल. आणि सगळे आज जगातून लोक येत आहेत महात्मा फुल्यांना, सावित्रीबाई फुल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी. त्यांच्यासाठी एक चांगलं प्रांगण जे आहे तयार होईल आणि सावित्रीबाई फुले सभागृह आणि हे एकत्र जोडलं जाईल. तिसरी गोष्ट, काही लोकांना जे काही करायचं नसतं ते जरा काय, मग भिड्यांच्या वाड्याचं शाळेचं काय झालं, शाळेचं काय झालं, अरे शाळेचं तू काय केलं ते सांग ना अगोदर. जे लोक 28 नोव्हेंबरला इथे किंवा 3 जानेवारीला नायगावला कधी येत नाही ते सुद्धा आम्हाला विचारणार भिड्यांच्या शाळेचं काय झालं. अरे पहिल्यांदा इथे ये ना, अगोदर नमन तर कर, सावित्रीबाईच्या गावाला तर जा. पण काल आम्ही निर्णय घेतला आणि अजितदादांच्या समोर सगळ्यांना सांगण्यात आलं की दुकानं जी आहेत ती शाबूत ठेवून, लो लेवलला शाबूत ठेवून वरचे 5 माळे जे आहेत हे महानगरपालिका पुणेने बांधायचे आणि तिथे सावित्रीबाई फुले आद्य मुलींची शाळा सुरू करायची. मुलींची शाळाच सुरू करायची. पुतळा तर उभा राहील, पुतळा तर उभा राहील, म्युरल्स तयार होतील, हे सगळं होईल. पण प्रत्यक्ष मुलींची शाळा सुरू करू आणि मुलींना शिक्षण देऊ चांगल्या प्रकारचं. आणि त्याचबरोबर फुले, शाहू आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले म्हणजे काय हे सुद्धा त्यांना लहानपणापासून आम्हाला ते सांगितलं. आम्हाला 500 फुटाचा हॉल देतो, हे करतो. म्हटलं आम्हाला नको, मला नको, तुला नको. पुणे महानगरपालिकाच्या मालकीचं सगळं होईल, झगडाचं नाही, जा. आणि आता लवकरच त्या कामाला सुरुवात. तर ही 2-3 कामं जी आहेत अतिशय चांगली झाली. आता आणखीन काय सांगायचं, ओबीसीच्या आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये साहेब बोलले, सगळे लोक बोललेले. ओबीसीचं आरक्षण जे मिळालं 54% ओबीसी आहेत, त्याच्या निम्मे 27% आरक्षण आपल्याला मंडल कमिशनने दिलं. 9 जजेसच्या सुप्रीम कोर्टच्या बेंचने ते ग्राह्य धरलं नोकरीमध्ये, शिक्षणामध्ये वगैरे. महाराष्ट्रामध्ये समता परिषदेचा पहिली रॅली समता परिषदेची जालनाला झाली. 1 लाख लोक उन्हात बसले होते 6 तास. मुख्यमंत्री शरद पवार होते, मी स्वतः मंत्री होतो, विलासराव देशमुख होते, सीताराम केसरे होते, सगळं होते. आणि आम्ही एकच मागणी केली की मंडल आयोग महाराष्ट्रामध्ये लागू करा. आणि त्यावेळेला पवार साहेबांनी जाहीर केलं की 1 महिन्याच्या आत मंडल आयोग लागू करू आणि त्याप्रमाणे तो केला. आता त्याच्या विरुद्ध सुद्धा काही लोक कोर्टात गेले आणि आता म्हणे ते ट्रिपल टेस्ट करा, एम्पिरिकल डाटा गोळा करा. हे यांनी सांगितलं ते बरोबर आहे. खासदार समीर भुजबळने पहिल्यांदा आवाज उठवला, त्याच्या अगोदर आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो आणि सांगितलं 2011ची जी जनगणना आहे त्या जनगणनेमध्ये ओबीसीची जनगणना करा. सुप्रीम कोर्टात आम्ही केस टाकली. त्यानंतर मी समीरला सांगितलं, तुम्ही सांसद आहात, MP आहात, हाऊसमध्ये बोला. त्यांनी आवाज उठवला. स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे त्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले, वीरप्पा मोईली त्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले, पवार साहेब पण म्हणाले बरोबर आहे. 100 खासदार उभे राहिले आणि सांगितलं की झालं पाहिजे.
कबूल केलं प्रणब मुखर्जीनं का जनगणना होगी ओबीसी की, ती जनगणना जी आहे सेन्सस कमिशनने करण्याऐवजी ती आरडीडी ग्राम विकास खातं आणि यूडी नगर विकास यांच्या मार्फत करण्यात आले. 2011ला ते सुरू झालं. सुप्रीम कोर्टातून केस मागे घेतली, कारण आता होणार. काम सुरू झालं. 2016ला संपलं. सगळा डाटा आला. मोदी साहेब त्यावेळेला प्रधानमंत्री आणि त्यांचे लोक बसले. काही केलं नाही 5 वर्ष. पनघडिया म्हणून त्यांचे जे आहेत त्यांना चेअरमन केलं आणि सांगितलं हा जो डाटा गोळा झालाय त्याच्यातल्या ज्या काही चुका आहेत, त्रुटी आहेत त्या दुरुस्त करा. 5 वर्ष त्या समितीला सदस्य नेमला नाही. एकटेच पनघडिया राजीनामा द्या, मी काम करू शकत नाही. 2017ला परत सुप्रीम कोर्टात केस गेली. 2 वर्ष काही केलं नाही बीजेपी सरकारनं महाराष्ट्राच्या. आणि नंतर निवडणूक आल्या बरोबर जे घाईघाईनं जो आहे अध्यादेश काढला आणि नंतर लक्षात आलं दुसऱ्याच दिवशी की इम्पिरिकल डाटा